मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। मेरे सरकार कुछ घबराए घबराए नजर आते हैं। वो पीएम जो पूरी कौम को ये कहता है कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन आज उस खिताब में जो काफ़ी दिन से होने वाला था, उन्होंने कौम से बात करनी थी, नेशन से एड्रेस करना था, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया कि उन्होंने बात कर ही डाली। और इस खिताब में वो जो मैंने बात की कि सरकार घबराए घबराए से नज़र आए, लेकिन कुछ ऐसी बातें उन्होंने कर डाली कि पूरी कौम को एक शदीद किस्म की खुशी में मुब्तला कर दिया। पूरी जो नेशन है वो खुशी से झूम रही है। इसकी वजह यह है कि आते ही अपनी स्पीच के स्टार्ट में ही प्राइम मिनिस्टर ने ये बता दिया नेशन को कि मैंने आपके लिए 10 रुपये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 10 रुपीज़ और बिजली की कीमत में 5 रुपीज़ कमी कर दी है। तो सब हैरान परेशान कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो यूक्रेन और उसका क्राइसिस है रशिया का, उसके बाद जहाँ पर कीमतें पहुँची हुई हैं, और इस सिचुएशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे लिए कीमत कम कर डाली, तो कमाल कर दिया। ये तो एक मतलब झूम उठने की बात है। फिर हमें याद आया कि थोड़ा सा शुक्रिया जो है वो लॉन्ग मार्च का, ऑपोजिशन का, और उस तहरीके अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस वोट जो कि आने वाला है, एक्सपेक्टेड है, उसका भी शुक्रिया अदा थोड़ा सा कर लेना चाहिए। क्योंकि हम तो देखते रहे कि जब पूरी दुनिया में कीमतें कम थीं और हम तब भी हमारी कीमत बढ़ रही थी। और बल्कि ये कहना चाहिए कि इससे पहले वज़ीर आज़म साहब ये फरमाया करते थे कि ये मुल्क वो है जहाँ पर सबसे सस्ता तरीन पेट्रोल मिलता है। तो आप ये सोचिए कि रशिया और यूक्रेन के इस क्राइसिस के दौरान वो सस्ता तरीन दस्तयाब जो पेट्रोल है वो मज़ीद सस्ता कर दिया उन्होंने। तो ये तो बड़ी कमाल की बात है। लेकिन कहते हैं कि अपोजिशन जो है अवाम के किसी काम की नहीं होती, लेकिन इस सिचुएशन में लग रहा है कि अपोजिशन अवाम के बड़े ही काम आई है। तो कुछ थोड़ी सी जो है वो मुबारकबादें उनको भी दी जा रही हैं। हालांकि मैं ऐसे ये समझती हूँ कि गलत बात है भाई, ये सारा क्रेडिट जो है वो पीएम को जाता है। पीएम ने खुद किया, उन्होंने देखा कि देखें क्या सिचुएशन है इस वक्त, आगे इलेक्शन भी आ रहा है और फिर ये तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जिस तरीके से अपोजिशन इकट्ठी हो चुकी है और इकट्ठा होकर जो है वो नज़रिया आ रहा है कि बस आज या कल, अब नहीं तो तब नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने तकरीर स्टार्ट की तो हमने कहा, हम ये सोच रहे थे कि देखिए आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म की तरफ से ये बात आ रही थी कि जब से वो रशिया से के विज़िट से वापस आए हैं तो ये कहा जा रहा था कि वो कौम से खिताब करेंगे। तो हमने कहा जनाब ये तो बहुत ही कमाल किस्म की कोई बात होने लगी है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ज़रा आराम से सब चीज़ें इकट्ठी करके मैं एक बड़ा ऐलान करूँगा, एक बड़ी बात करूँगा। तो मैं एक कौम के साथ जो है मैं खिताब करूँगा कुछ दिन के बाद। तो ज़रा ये मामला रुक गया। तो फिर जो एक्सपेक्टेशंस है वो मज़ीद बढ़ गई। हमने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा कुछ करने जाने हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, बहुत बड़ा कुछ उन्होंने किया। मैं आपको बताती हूँ, देखिए एक तो यही बात कि 10 रुपये उन्होंने पेट्रोल की कीमत में कम कर दी, ऐसी लटी सूरत हाल में, ऐसी सिचुएशन में कि जब पूरी दुनिया रो रही है। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने आते ही फॉरेन पॉलिसी की बात करना शुरू की। तो हमने कहा कि चलें ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जनाब रशिया में क्या हुआ। और उन्होंने रशिया और चाइना को बहुत ही थोड़ा सा टच किया, बिल्कुल बस छू के वो गुजर गए। तो मतलब ये हम इंतज़ार करते रहे कि भाई आगे क्या होता है बताएं। लेकिन वो जिस तरह आती है ना कि सर्दियां जब आती हैं हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, तो वो बस छू के गुजर जाती हैं। तो उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ही बस छू के गुजरे हैं। और चाइना पे तो फिर भी 2-3 जुमले उन्होंने बोले कि वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि बड़े अच्छे हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, बड़ा हमने काम किया, बहुत कुछ हुआ है। हाँ, रशिया हम गए थे, वहाँ पर भी हम गए हैं, और ये, और बस 2-3 जुमले उन्होंने बोले और उसके बाद ये मामला ख़त्म। तो फिर फॉरेन पॉलिसी की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा देखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी जो है आप हमेशा उसको वोट कीजिए, आवाम से वो बात करे। तो उन्होंने कहा आवाम को उस पार्टी को वोट करना चाहिए जो आपकी फॉरेन पॉलिसी, यानी कि आपकी जो खारजा पॉलिसी है, वो आवाम के लिए बनाए। वो ये देखिए कि आवाम को क्या फ़ायदा है। उसने पूरी दुनिया का और दूसरे मुल्कों का फ़ायदा नहीं देखना, उसने आवाम का फ़ायदा देखना है। अब देखिए ये सुनकर हम ज़रा सोच में पड़ गए। इसकी वजह ये है कि 2 बातें थी जिसकी वजह से सोच में पड़ने की जो है वो वजह बनी। एक तो ये कि वो फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हमने कहा कि खारजा पॉलिसी में वोट का कहाँ से चक्कर आ गया। और स्पीच के स्टार्ट में इन्होंने वोट के बारे में जो वोट मांगना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया आपने इसको वोट नहीं देना, आपने उसको वोट नहीं देना, और आपने उसको वोट देना है जो खारजा पॉलिसी ऐसी बनाए जो इस मुल्क के लिए हो। तो फिर हमें याद आया कि काफ़ी ज़्यादा उन पर तनकीद की जाती है, वज़ीर आज़म साहब पे काफ़ी तनकीद की जाती है ना कि देखिए खारजा पॉलिसी में क्या किया आपने, कैसे आपने टर्म्स रखे हैं कि आपने अमेरिका को भी इनकार कर दिया, आपने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। दूसरी तरफ चाइना के हालात हमारे साथ जो रहे, फिर आप उठ के रशिया तशरीफ़ ले गए, रशिया चले गए। तो दरअसल उन्होंने आवाम को ये बताया है, वो जो एक कहते हैं ना कि आवाम तो वैसे तो हमेशा बेवकूफ़ी होती है,
अगर आप ये समझते हैं कि अवाम अक्लमंद होती है तो बिल्कुल अपने जहन से ये निकाल दीजिए। अवाम हमेशा बेवकूफ़ होती है और बेवकूफ़ रहेगी बेचारी, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो जो आ जाता है वो कहते हैं कि हाँ जी बताएं क्या करना है, प्लीज़ कुछ हमारे लिए कुछ कर दें, नहीं करेंगे तो भी इट्स ओके। तो उन्होंने उस बेवकूफ़ अवाम को थोड़ा सा कहा कि चलें थोड़ी सी और भी बेवकूफ़ बन जाएगी तो कोई बात नहीं। तो वो ये बता रहे थे कि मैं जो रशिया के दौरे पर गया था, ये जो तनकीद मुझ पर की जा रही है ये गलत है। मतलब ऑब्वियसली कि उनका इनडायरेक्टली जो है हमें यही मतलब समझ आया उनके इस पॉइंट का स्पीच के स्टार्ट में ही कि फॉरेन पॉलिसी का जिक्र करने के बाद हमने कहा बहुत बड़ी बड़ी कुछ ऐसी बातें होंगी जो हमारी समझ में नहीं आएंगी, सर के ऊपर से गुजरेंगी, खारजा पॉलिसी की, दुनिया की सियासत की और दुनिया के जो डिप्लोमेसी होती है उसकी। लेकिन वो फ़ौरन वोट की तरफ आ गए। तो फिर हमें शक सा पड़ा कि वो बताना चाह रहे हैं लोगों को कि देखिए मैं जो रशिया गया था उसके ऊपर कितना मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया, कितनी तनकीद की गई, बिल्कुल गलत ये कर रहे हैं। मैं अपनी आवाम के लिए गया हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आवाम के लिए वहाँ पर जाना ठीक था तो मैं गया, बिल्कुल सही। अगर आप समझते हैं कि अवाम के लिए था तो बिल्कुल सही आप गए हैं। इसी तरह उन्होंने कहा अगर अमेरिका के लिए वो एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं तो मतलब यही था कि वो मैं आपके लिए कहता हूँ। अब आप आवाम के पास जाएं, लोगों के पास वो कहेंगे जी क्या बात है, कमाल कमाल कर दिया उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने कहा। फिर वोटिंग का तो आपको पता ही है, ठीक है, खारजा पॉलिसी से दुनिया में मेरा ख्याल है कि कोई भी वोट्स के उससे नहीं मिला सकता फॉरेन पॉलिसी को। लेकिन आज हमने देखा कि फॉरेन पॉलिसी के दौरान जो है वो वोट की बात हुई है। उन्होंने कहा आवाम को कहा है कि आपने वोट मुझे ही देना है। उसके अलावा उन्होंने एक पीका को तो उड़ा के रख दिया, उन तो डरा दिया हमें भाई बहुत ज़्यादा जर्नलिस्टों को। उन्होंने पता है क्या कहा है, उन्होंने जर्नलिस्टों को ये कहा है कि आप पैसे लेकर मेरे और मेरी बीवी और मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ बोलते हैं। उन्होंने कहा ये पैसे लेकर जब देखो ये बैठ कर कह रहे होते हैं कि मेरी बीवी घर से चली गई है, जब देखो ये बैठ कर कह रहे होते हैं मेरे खिलाफ़ बोल रहे होते हैं, जिसका जो दिल चाहता है वो मुँह उठा के बोल देता है। फिर अच्छा ये भी उन्होंने कहा, लेकिन साथ ही इससे पहले उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि ये जो पीका हम ला रहे हैं ना, ये दरअसल लाने का मकसद ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जो गंदी फिल्में या इस तरह की फिल्में आती हैं, फहश मवाद जो होता है, इस तरह का जो मटेरियल होता है, हम उसके ख़िलाफ़ ये ला रहे हैं क्योंकि पीका जब आएगा तो वो वाला मवाद और वो वाला मटेरियल जो है उसके ऊपर पाबंदी लगेगी, वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा मतलब मैं तो परेशान हो गई बिल्कुल इसकी वजह ही कि मैं सोचने लग पड़ी कि वो कौन सा जर्नलिस्ट या सहाफ़ी है जो इस किस्म की बातें करता है। और फिर मैं ये सोचने लग पड़ी कि वो कौन सा जर्नलिस्ट है, ज़रा ढूंढना चाहिए भाई। ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे सहाफ़ी भी मौजूद हैं जो ऐसी फिल्में, कि भाई ऐसे जर्नलिस्ट और ऐसे सहाफ़ी भी मौजूद हैं जो ऐसी फिल्में बना रहे हैं। मतलब हमें तो इल्म ही नहीं था इस बात का। अब तो मैं देखूंगी, सब चैनल्स में बैठ के देखा करूंगी मैं तो। अब मैं 24 घंटे बैठकर देखा करूंगी। मैं ये देखा करूंगी कि कौन से लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं, कौन से लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं भाई, ये भी एक नया कारोबार शुरू हो चुका है, जर्नलिस्टों ने शुरू किया, सहाफ़ी ऐसा काम कर रहे और हमें पता ही नहीं। तो मैं हंस रही हूँ, ये तो रोने की बात है भाई। मेरे जो आंसू आए हंसने की वजह से नहीं आए, ये रोने की वजह से आए हैं, क्योंकि रोने का मकाम है अगर हमारे सहाफ़ी ऐसा काम करें। एक तो वो ये काम करें कि पैसे ले, मतलब हम, अच्छा मैं सोची थी कि इसका मतलब है कि पैसे लेके काम किया जा सकता है। मतलब हम इतना ज़्यादा बोलते हैं तो हमें पता ही नहीं था कि पैसे लेकर भी बोल सकते हैं, पैसे लेकर बोल। तो आज तक तो किसी से पैसे नहीं लिए, लेकिन अब खान साहब ने एक रास्ता दिखा दिया हमें। एक तो ये वाला रास्ता दिखा दिया, वो कहते हैं जी पैसे लेकर बोल रहे हैं। अच्छा ओके ठीक है, तो फिर मतलब सभी ये काम शुरू कर दें। अच्छा बेचारे जो बेरोज़गार फिर रहे हैं उनको भी काम पकड़ लेना चाहिए। कुछ थोड़ा सा खिलाफ बोलने से क्या हो जाता है, इससे कौन सा फ़र्क पड़ता है, सच थोड़ी हो जाता है। देखिए अगर कोई ये कह रहा है वज़ीर आज़म को या उनके हवाले से उनकी अहलिया कोई किसी को कि जी वो घर से चली गई हैं, या वज़ीर आज़म को कोई कुछ कह रहा है, उनके किरदार पे कोई बात कर रहा है, फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसी बात कर रहा है, तो वो सच थोड़ी हो जाता है बोलने से। बिल्कुल नहीं होता। सच वही होता है जो होता है, जो रहता है। एक तो उन्होंने ये बात की, तो अच्छा उसके बाद मुझे इसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी नज़र आई। मैंने कहा पहले तो इन्होंने ये कहा कि हम ये जो पीका ला रहे हैं इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो ऐसा मवाद जो लोग चला रहे हैं वो ख़त्म हो। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए मेरे ख़िलाफ़ कितना बोलते हैं, कि रोज़ाना बैठ के कह रहे होते हैं मेरी बीवी घर चली गई है नाराज़ होके। तो मैंने कहा कि ये पहले कह रहे हैं कि उस वजह से ला रहे हैं, फिर इन्होंने ये वाली बात कर दी, तो फिर इसमें क्या मुमासलत है। और दूसरी बात ये कि अगर उस वजह से ला रहे हैं तो फिर ये बात इससे क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों बातों की वजह से ला रहे हैं, या वो उनके ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ या उनकी अहलिया के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, इस वजह से वो ये पीका कानून ला रहे हैं। वैसे तो फ़रोग नसीम साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने खुल के ये बता दिया था, उन्होंने भी ये बात की थी। जब पीका की बात हुई तो साथ में ही ये बात हो गई कि देखिए कुछ ऐसी वीडियोज़ बनी हैं जो कि उसमें ये कहा गया है कि नाराज़ हो गई और यूँ चली गई। तो
मतलब हर तरफ पीका का नाम आते ही इस एक उसकी बात की जाती है कि उनके ख़िलाफ़ जो है ये बात की गई है। तो इसका मतलब ये है कि हमें फिर ये समझ में आया कि देखिए वज़ीर आज़म साहब का ये स्टार्ट में ही बात करना बहुत ज़रूरी था स्पीच के, क्योंकि इस स्पीच के बाद उन्होंने घर भी जाना था। ऑफिस के बाद उन्होंने घर जाना है, तो उन्होंने घर जाना था। उन्होंने कहा पहले मैं ये वाली बात कर लूँ। ठीक है जी, ये तो कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब ज़रा बात कर, कुछ उन्होंने बहुत अच्छे कामों का अपने भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने हेल्थ कार्ड की बात की, तो मैं इंडोर्स करती हूँ। हेल्थ कार्ड अगर वाकई ये जेन्युइन है और मिल रहा है तो बहुत कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है। और वैसे इसके मुतालिक काफ़ी लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब ये जो है ये सही नहीं है, और ये जो बात कही जा रही है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी बातें, ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई बात है तो फिर तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये है और मिल रहा है और बिल्कुल उसी तरीके से जो बात की जा रही है जेन्युइन है, तो कमाल बात है। क्योंकि जो ख़ास तौर पर गुर्बत की मारी हुई कौमें, उनमें तो हेल्थ के हवाले से तो हम जानते हैं ना, सबसे बड़ा मसला ही इन मुल्कों में हेल्थ का होता है, क्योंकि वो सेहत पे तवज्जो नहीं दे पाते जो लोग होते हैं, और जब वो बीमार होते हैं और निकलते हैं जाते हैं कहीं पर अपना इलाज करवाने, तो फिर उनको कहीं जगह ही नहीं मिलती। जो हमारा सिस्टम है जानते हैं ना हम यहाँ का। अच्छा, फिर उन्होंने एक बात की कि जो नौजवान हैं उनके लिए 30,000 रुपीज़ की जो है वो इंटर्नशिप्स ला रहे हैं, और उसमें 80 लाख ख़ानदान जो हैं उनको अब 12,000 के बजाय 14,000 रुपये मिला करेंगे। 2,000 रुपये उसमें उन्होंने बढ़ा दिए। अच्छा, फिर इसके अलावा आईटी सेक्टर में उन्होंने कहा है कि फ्रीलांसर्स को 100% टैक्स छूट मिलेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि फ्रीलांसर्स तो पहले भी टैक्स नहीं दे रहे थे, बहुत ही कम शायद, बहरहाल चलें अगर एक ये वो कर रहे हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने कुछ और इस तरह की जो हैं वो की, तो चलें अगर वो इस तरह के काम कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि ये जो उनके पास 1.5 साल रह गया है इसमें वो ये काम कर दिखाएंगे, और जब उनकी हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर जब वो सारा क्या कहते हैं उसको कच्चा चट्टा खुलेगा और वाकई ये नज़र आया कि इस हुकूमत ने ये वाले काम किए हैं, तो बहुत उनकी वाह होगी। बेशक वो चले भी जाएँ इस हुकूमत से तब भी, लेकिन अगर ये सब कुछ ना किया हुआ तो ये भी सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। ये बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आप जानते हैं ना कि बाज़-औक़ात जो कहते हैं फिर वो अगले दिन आकर उससे थोड़ा सा डिफरेंट बोल जाते हैं, तो वो फिर सब हैरान रह जाते हैं कि हैं ये इन्होंने तो ये कहा था, ये इन्होंने ये क्या कह दिया। लेकिन इस सब में अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें उनकी तकरीर का, एक चीज़ तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि उन्होंने ये बात जो की, वैसे तो खैर सारी बातें मैंने आपको बताई थी, कितनी अहम इसमें उन्होंने बातें की हैं, कितने कमाल के पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं हमें। एक तो ये कि मैं ये जानना चाह रही थी कि उन्होंने रशिया विज़िट पे हमें कोई एलैबोरेट नहीं किया। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि रशिया विज़िट में कितने बड़े एग्रीमेंट्स हुए हैं, क्या क्या मुआहदे हुए हैं, और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी बात वो आकर बताएंगे। जिस तरह रज़ाक दाऊद साहब ने, जिस तरह मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि उन्होंने कहा था कि ये तो अब कारोबार के दरवाजे खुल गए हैं और अब तो ऐसा बिजनेस होगा। और उसके बाद ही मैंने देखा कि आज ही मैं देख रही थी कि रज़ाक दाऊद साहब की कहीं और एक और भी आई हुई थी स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं रशिया से कोई बिज़नेस नहीं हो रहा। तो वो आज शायद उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने खिताब करना, तो उन्होंने पूछा होगा कि भाई कौन से बिज़नेस की बात हो रही है, मुझे भी बता दे। तो रशिया आप गए तो क्या बात हुई? अच्छा चलें ठीक है, बिज़नेस नहीं, ओके, ज़ाहिर है कि आप तो वैसे गए थे, ये गलत होती, हम इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे थे, लेकिन कम से कम प्राइम मिनिस्टर ये तो बता सकते थे कि वहाँ पे क्या बातचीत हुई। फिर वो ये कह सकते थे कि देखिए इस तरह समझा गया, इसको इस तरह लिया गया, लेकिन यहाँ पर ये हुआ और इसका हमें ये फ़ायदा होगा आगे चलकर। अब हम उनके कैंप में जा चुके हैं, अब वो हमारा भरपूर तरीके से साथ देंगे, दुनिया देखेगी कि रशिया किस तरीके से हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, और अमेरिका की तो ऐसी की तैसी। अब देखते हैं कि हमारे खिलाफ किस तरह होता है। बल्कि हम तो अपना IMF प्लान भी वहाँ से हटाकर हम रशिया के उससे कहेंगे कि आप IMF पकड़ लें ताकि हम आपसे लिया करें, वरना हम कहेंगे अपना ही कोई ऐसा प्लान बना लें जिसमें हम आ जाएं। तो इस तरह की हमें कोई चीज़ जो है वो सुनने को मिली नहीं कि भाई क्या अंदर क्या वहाँ पे हुई, क्या बातचीत क्या हुई। एक तो ये, दूसरी एक और बात कि वज़ीर आज़म साहब ने ये फरमाया कि उन्होंने कहा कि देखिए फ़ॉरेन पॉलिसी जो होती है वो तो लोगों के लिए होती है। और फिर उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा वो जो अमेरिका का साथ देने का फ़ैसला किया था ना मुशर्रफ ने, और उस वक्त ये कहा गया था कि हम बिल्कुल साथ खड़े हैं, और फिर हमने दहशतगर्दी की वो जंग लड़ी। तो मैं तो उस वक्त से कहता रहा हूँ कि वो गलत लड़ी थी हमने जंग, बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब ही वो इंसान है जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया था, जो परवेज़ मुशर्रफ के कहने पर जो है वो सियासत में भी उनके साथ एंटर हुए थे, और उसके बाद वो कई एक मर्तबा जो कुछ होता रहा उस दौरान, ड्रोन हमलों से लेकर सब कुछ, उसको एंडोर्स भी करते रहे। कई मर्तबा उन्होंने ऐसा किया। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होती है, जब एक इंसान इक़्तिदार में आता है तो वो बिल्कुल
मतलब क्या कहना चाहिए, 360 डिग्री वो ऐसा यू टर्न लेता है कि तबाही किस्म का ऐसा यू टर्न होता है कि गाड़ी जाके जो कहीं और बजती है। तो वो मतलब उसके बाद अब देखिएगा, अभी वो जो कह रहे हैं इक़्तिदार से उनके निकलने की देर है। वैसे तो अभी वो भरपूर अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि अगले 5 साल जो हैं वो उन्हीं के हों, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर अपोजिशन जो है वो पेट्रोल के रेट सस्ते करवाने में कामयाब हो गई है, तो हो सकता है कि वो अदम एतमाद में भी कामयाब हो जाए। और जो हमारे अभी के वज़ीर आज़म साहब हैं, वो तमाम वज़राए आज़मों की तरह यही समझते हैं कि इक़्तिदार जो है वो हमेशा के लिए होता है, ज़िंदगी के आखिर तक के लिए। तो वो जो मर्ज़ी आए करो, करते जाओ, कहते जाओ, बोलते जाओ। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उनको पता चल गया कि नहीं भाई ये तो इतने ही टाइम के लिए था, तो फिर आप देखिएगा कि जो स्टैंड्स वो इस वक्त ले रहे हैं ना, कि ये जो बात कर रहे हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी, वो इससे बिल्कुल उलट हो जाएंगे इक़्तिदार से बाहर जाते ही, क्योंकि फिर वो होंगे अपोजिशन में। फिर वो कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तो ये सिचुएशन है सारी। मैं तो ये पूछना चाहती थी, लेकिन इससे एक बात पता चल गई, पी का तो वो ला के रहेंगे। पी का तो बस समझिए कि आया खड़ा, और पी का आएगा तो बस जर्नलिस्टों की खैर नहीं। देखिए, एक तो इसलिए खैर नहीं कि 5-5 साल के लिए अंदर, तो जो लोग पैसे लेकर वो कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उनके तो बस ज़ाहिर है, हो सकता है कि पैसे जो हैं वो उनके ख़ानदानों तक पहुंचते रहे। फिर वज़ीर आज़म साहब हमें बताएं कि जो इस तरह कर रहे हैं तो फिर पैसों का उनके क्या होगा। और फिर ये भी कि जो उन्होंने कहा कि भाई ये सब जर्नलिस्ट जो हैं ये इस तरह की काम कर रहे हैं, हमने ये जो ऐसी फ़िल्में बनाते हैं, ऐसा फहश मवाद जो होता है उसको ख़त्म करने के लिए पीका ला रहे हैं। तो जो सहाफ़ी हज़रात अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो वो 5 साल के लिए अंदर अगर चले गए तो ये तो मवाद खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ये तो फिर ख़त्म हो जाएगा, इस तरह का कारोबार है ना, क्योंकि नज़र तो ऐसे ही आ रहा है। आज तक वैसे ये मैंने नहीं सुना था, हमने नहीं सुना था कि जो पीका है उससे ये काम भी लिया जा सकता है कि इस तरह का जो मवाद है उसको भी ख़त्म किया जा सके। हम देखेंगे, हम ज़रूर देखेंगे कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने डंडे के ज़ोर पर पीका ले आए वो, और उन्होंने ये कानून, ये ऑर्डिनेंस जो है नाफिज कर दिया लोगों की ज़ुबानें बंद करने के लिए, तो लोगों की ज़ुबानें बंद करने के अलावा जिस मवाद की आड़ लेकर वो कह रहे हैं कि इसके लिए हम ला रहे हैं कि ये मवाद ख़त्म हो जाए, वो वाला मटीरियल ख़त्म होगा, ये नहीं होगा। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि शायद बढ़ जाए, क्योंकि ये जो सहाफ़ी इस वक्त प्रोग्राम्स करते रहते हैं तो लोग दिलचस्पी से देखते रहते हैं। सब कोई देख दुख लगता है हमें कि भाई चलो देखें सियासत पे क्या बोल रहे हैं, किसके ख़िलाफ़ जो है वो उसको तंग कर रहे हैं, कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद तो सब ने जो है वो ज़ाहिर है कि फ़िल्में देखेंगे, ड्रामे देखेंगे, इसी तरह की चीज़ें देखेंगे। फिर वो तो पता नहीं फिर वो ख़त्म होगा, ये बढ़ेगा। तो चलिए, बस यही मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे, मैंने कहा मैं आप तक पहुँचाऊँ कि वज़ीर आज़म साहब का कमाल एक तारीख़ी खिताब था जो उन्होंने आज किया, और पूरी कौम को मुबारक हो। सबसे ज़्यादा बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम अपोजिशन का कि पेट्रोल सस्ता करवा दिए। चलिए जी, घबराना आपने नहीं है। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।